name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जी, आज का टॉपिक है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी, मेरा एक असूल है कि मैं हर टॉपिक की एक की बनाता हूँ जिसमें मैं उस टॉपिक के मुतालिक जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको मैं मेंशन कर देता हूँ। देन मैं उनको वन बाय वन करके आगे एक्सप्लेन करता रहता हूँ। इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें टॉपिक को समझना, उससे रिमेम्बरिंग करना, जहन में बिठाना आसान हो जाता है। जी, तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट की ऑफ दिस topic. First step of this topic is electromagnetic induction. Second is Faraday's law. First law of Faraday's and second law of Faraday's. Last is mathematically explain. Okay. जी, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये रट्टा लगाया हुआ है। नहीं, जब आप टॉपिक की हेडिंग को अच्छे से पढ़ेंगे आपको उसी में से पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप समझ जाओगे कि इसको हमने किस तरीके से, किस वे से हमने स्टार्ट करना है और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पता होगा तो देन हम फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन कर सकेंगे। मैंने पहला पॉइंट जो लिखा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लिखा है। ठीक है, पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, देन हम फैराडेज लॉ को देखेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, उसका सेकंड लॉ हम देखेंगे, उसके बाद उसको हम मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करेंगे कि मेथड में उसका जो एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस हैं वो क्या हैं। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स को बारे में आप जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यूज करना है। ओके, आता है? चले, नहीं भी आता तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, its definition is the number of field lines passing perpendicularly through a surface या given surface, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम कर रहे हैं। ओके जी, तो एग्जांपल में हम देखते हैं
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है जिसका एरिया है A। ओके, हमने इस सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। जी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट करती हैं वो हमारे पास एक्चुअली में फ्लक्स होता है। ओके, तो देखें इस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, 2 कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स 2 है। ओके, एरिया इसमें क्या है, कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं किया। ओके जी, उसके बाद हमने इसी को दोबारा रिपीट किया। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं दूसरी एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई करूंगा सरफेस पर। ओके, जब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस अप्लाई करूंगा तो देन फील्ड लाइंस जो हैं वो नजदीक हो जाएंगी। ओके जी, देखते हैं। जो सरफेस एरिया है, जो इस सरफेस का एरिया है वही इस सरफेस का एरिया है A, लेकिन फील्ड लाइंस जो हैं मैंने दुगनी कर दी, डबल कर दी। अब देखें सरफेस में से कितनी लाइंस पास आउट कर रही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है, 6 है। ओके, तो यहां से हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं तो हमारे पास फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। तो हमें पता चलता है कि इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की तो हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से फ्लक्स में भी चेंज आती है। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूं कि एरिया को बढ़ाकर देखते हैं, एरिया को बढ़ाकर देखते हैं। ओके, मैंने एरिया को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ओके, अब देखें तो सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस जो हैं वो पास आउट कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है हमारे पास, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कितना आया, 10 आया। तो इसका मतलब है अगर हम जो है सर्किट का एरिया भी चेंज करें, कॉइल का एरिया चेंज करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, और जो एक्चुअल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कोज ऑफ थीटा। थीटा कहां से आ गया, और मेरे भाई
यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया, यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नहीं पता था ना पहले कि एरिया जो होता है वो वेक्टर एरिया होता है और वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। चले आप पता चल गया। ओके, तो वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी परपेंडिकुलर है वेक्टर के। तो इन दोनों के दरम्यान जो एंगल है वो हमारे पास क्या बना, 0। ऐसे ही है, तो यहाँ पर हमारे पास BA आ गया था। चले जी आगे चलते हैं हम। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक और सरफेस ले ली, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इसका जो वेक्टर एरिया है वो A है, वो भी परपेंडिकुलर है। ओके, अब बात आ गई फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस में से परपेंडिकुलर ही पास कर सकती है, परपेंडिकुलरली? क्या और कोई वे नहीं है तो वो ऐसे पास कर जाएं, पैरेलल पास कर जाएं, ऐसे पास कर जाएं? हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया सरफेस में कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। हम लेट कर लेते हैं कि इस सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड जो पास आउट कर रही है वो इस जानब को कर रही है, ऐसे। ओके, अगर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पास आउट करे तो जो एंगल होता है वो हमेशा वेक्टर एरिया के साथ हम लेते हैं। ओके, तो वेक्टर एरिया हमारे पास ये है तो इसके साथ एंगल आ जाएगा थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, B cos ऑफ थीटा अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस हमारे पास आ जाएगा B sin ऑफ थीटा। ओके, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, AB cos ऑफ थीटा। जहां पर BA cos ऑफ थीटा ना लिख देना, AB आएगा। ओके, AB cos ऑफ थीटा। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा B डॉट A। ओके, एक और बात मेरे जहन में आई, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? बताइएगा, सोच लो सोच लो। चले मैं ही बता देता हूं, B और A के दरमियान क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का जो है दूसरा नाम वो हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे ही हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब हम इसका SI यूनिट निकालते हैं। B है, यहां पर देख लें AB cos ऑफ थीटा है, तो A हमारे पास क्या है, एरिया है, तो एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में होता है, और B है, B मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, टेस्ला के बराबर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, आई थिंक आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से समझ आ गया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है, और वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में ही। फैराडेज एक्सपेरिमेंटल
ऑब्जर्वेशन। जी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं अब जी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, इनवर्ड, अंदर की जानब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल पड़ी है। इस कॉइल को हम कंडक्टिंग कॉइल बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रही है। वेरी मीन के वेरिएबल है। वेरिएबल मीन के वो क्या है, वो चेंज हो रही है, चेंजिंग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, इस चेंजिंग की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। यहाँ पर जो इंड्यूस है, हमें नहीं पता कि इंड्यूस करंट कौन सा है, ये जादुई करंट है, हमें नहीं पता ये कैसे है। ओके जी, ओके जी, नेक्स्ट हम फिर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं इनटू द पेपर। जी, और एक कॉइल ली जो कंडक्टिंग कॉइल है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही थी, लेकिन कॉइल का जो एरिया है वो क्या था, कांस्टेंट था। मीन के कॉइल जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही थी, ना बढ़ रही थी ना कम हो रही थी। ओके, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया जो है वो वेरी कर रहा है। एरिया जो है वो वेरिएबल है, तो मीन चेंजिंग हो रहा है। एरिया में एरिया ऑफ कॉइल में चेंज आ रही है। एरिया ऑफ कॉइल भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कॉइल भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कॉइल में चेंज हो रही है, चेंजिंग आ रही है। तो इसकी वजह से भी करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। ओके, थर्ड में देखते हैं, हमारे पास फिर मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, इनवर्ड, अंदर की जानब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। जो क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर शो करती है, और जो डॉट होता है वो आउट टू द पेपर डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ओके जी, तो जहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है। ओके, और जो हमने कॉइल इसमें रखी है, प्लेस की है कंडक्टिंग कॉइल, उसका एरिया भी कांस्टेंट है। क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? चले मैं ही बताता हूं। यहां पर कॉइल भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर जो है कॉइल जो है वो अपने गिर्द घूमती है, रोटेट कर रही है। रोटेशन की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल, क्योंकि फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, और पेपर हमारे पास ये है। लेट कर लें, लेट सपोज मेरे हैंड के पीछे पेपर है और उसके जानब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, और कॉइल का जो वेक्टर एरिया है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, ऐसे जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसकी जानब है, और वेक्टर एरिया जो है वो
चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल चेंज हो रहा है। तो एंगल चेंज होने की वजह से कॉइल में करंट पैदा होगा। ओके, तो हमें पता चला कि जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट को हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तब भी करंट पैदा होता है कॉइल में। अगर एरिया चेंज कर दे कॉइल का तब भी करंट पैदा होता है। अगर हम कॉइल का एंगल चेंज कर दें तब भी करंट पैदा होता है। तो हम अकेला अकेला कहने की बजाय अगर हम ये कह दें कि फ्लक्स चेंज कर दें, अगर हम सरफेस का या कॉइल का फ्लक्स चेंज कर दें तब भी करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के फिनोमेने को इंड्यूस ईएमएफ कब होती है? जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं किसी भी सर्किट का। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन देख लीजिए, एक दफा पढ़ लीजिए। जी, आगे समझ डेफिनेशन। ओके, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ को हम डिस्कस करते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ को हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। ओके, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। Whenever there is a relative motion, अकेली मोशन नहीं, relative motion between the coil and magnet, and EMF is induced in the coil. coil जो है वो कंडक्टिंग है। ओके, तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है? Whenever there is a relative motion between a coil and magnet, an EMF is induced in the coil. अगर coil और मैग्नेट के दरमियान relative motion हो तो हमारे पास EMF इंड्यूस्ड हो जाती है। ओके, डन। नेक्स्ट में एक और लाइन जो है इसमें ऐड करूंगा, वो ये है कि इफ इट इज क्लोज्ड सर्किट एंड करंट
इंड्यूस्ड flows through this through it this लिख लो it ज्यादा बेटर है through it। अगर तो जो सर्किट हम ले रहे हैं वो क्लोज्ड है तो देन इसमें करंट भी इंड्यूस्ड होगा और वो फ्लो करेगा। कंफ्यूजन में होगी ना? चलिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर और हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर पड़ा है, कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टर पड़ा है, ये क्लोज्ड नहीं है, जस्ट ये सीधा ये कंडक्टर है। ओके, रोड कहने चले, रोड है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से ईएमएफ तो इंड्यूस होगी लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट तब भी फ्लो करता है जब हमारे पास कंडक्टिंग जो है कॉइल वो लूप में हो, लूप मीन के क्लोज्ड हो, क्लोज्ड सर्किट हो। तो ये क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करता है ना के कंडक्टर में, ठीक है, जो क्लोज्ड ना हो। ठीक है, ईएमएफ तो इसमें इंड्यूस हो जाएगी, मीन के प्लस नेगेटिव साइन आ जाएगा लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट इंड्यूस्ड उसी वक्त होगा जब हमारे पास क्लोज्ड सर्किट होगा। ओके, इस वजह से मैंने यहां पर ऐड किया है कि इफ इट इज क्लोज्ड सर्किट एंड करंट इंड्यूस्ड फ्लोज थ्रू इट, तो करंट फिर जो है उसमें से पास आउट करेगा, किसमें से, जो हमने गिवन लिया है सर्किट। ओके जी, आगे मैं एक फिगर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग कॉइल है जो गैल्वानोमीटर के साथ अटैच है। ओके, और इसके नजदीक मैंने एक मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट करती हैं और साउथ जो है वो उसे अब्जॉर्ब करता है। ओके, हमने बात की थी कि ईएमएफ उसी वक्त इंड्यूस्ड होती है जब फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स में हमने बात की थी कि हमारे पास फ्लक्स में तीन चीजें आती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द सरफेस, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल या एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, तो हमने इन तीनों को नाम दिया था फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आएगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहां पर कॉइल जो है वो साकन में कांस्टेंट है, मीन के वो अपनी जगह से नहीं हिल रही, बेंड है, लेकिन मैग्नेट जो है वो मूवेबल है, मान लीजिए। ओके, अगर मैं मैग्नेट को जहां से उठाकर जहां पर लाऊंगा तो कॉइल में से मैक्सिमम फील्ड लाइंस गुजरेंगी, पास आउट होंगी। क्या करंट फ्लो करेगा? करंट इंक्रीज होगा? बताइए। ओके, अभी मैं बाद में आपको ये क्लियर करता हूं। जब ये जो है मैग्नेट पास आएगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा इसमें से गुजरेंगी कॉइल में से। जब ये जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा फील्ड लाइंस कम गुजरेगी, इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो कम है, तो इंड्यूस्ड करंट भी है, इंड्यूस्ड ईएम जो है ईएमएफ वो भी कम प्रोड्यूस होगी। ओके,
अब बात ये नहीं है कि हमने मैग्नेट को यहां से उठाया और यहां पर लाकर रख दिया और इसमें से पास आउट होने लग गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। नो, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अगर हम इसी तरह अगर हम इसे पीछे ले आकर रख दें तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी। क्यों? फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स उस वक्त चेंज होगा जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास स्पीडली बैक एंड फोर्थ करेंगे, कभी उसके पास लाएंगे, कभी उससे पीछे लेकर जाएंगे, तो हमारे पास ईएमएफ जो है वो इंक्रीज करेगी। जैसे जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा ईएमएफ हमें प्रोड्यूस होगी। ओके, बाकी रही करंट की बात, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो अभी आप मेंशन ना करें, मैं ये आपको बाद में क्लियर करवा दूंगा लास्ट पर, ठीक है? कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जस्ट ये माइंड में रखें कि मैग्नेटिक के हमारे पास ईएमएफ उसी वक्त इंड्यूस होती है कॉइल में जब हम उसका फ्लक्स चेंज करते हैं स्पीडली। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट स्टेटमेंट जो है वो रह गई है, वो मैं इस लॉ की लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ की वो ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ changing last when EMF सॉरी यहाँ पर गलत तो सेंटेंस बन गया। EMF is induced in coil lasts when flux changing, मीन के ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होती रहेगी लास्ट टाइम तक जब तक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहेगा। ओके, जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतनी जल्दी ये ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी, इंक्रीज होगी। ओके, एक और बात आपसे शेयर करता हूं, माइंड में आ गई। चलें, हम मान लेते हैं कि कॉइल भी मूव कर रही है और मैग्नेट भी मूव कर रहा है, ये इस जगह को दोनों मूव कर रहे हैं। ये जो है ये 4 की स्पीड से मूव कर रहा है, कॉइल कर रही है कॉइल, और ये मैग्नेट जो है ये भी 4 की स्पीड से मूव कर रहा है। मीन के ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास मैग्नेट है, ये दोनों 4 की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो क्या इनके दरमियान मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होगी? नहीं, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जितना हमारे पास मैग्नेट स्पीड से मूव कर रहा है उतना ही हमारे पास कॉइल है, तो इन दोनों का जो है हमारे पास दरमियानी फासला वो क्या है? सेम है। तो इस वजह से दोनों में हम मीन के इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस उसी वक्त होगा जब हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। चलें, ठीक है, हम इसकी स्पीड कर देते हैं 2, तो ईएमएफ डिक्रीज करेगा, इंड्यूस होगा। अब इंड्यूस होगा क्योंकि ये स्पीड से जा रहा है, ये स्लो जा रहा है, तो ये स्लोली जो है ये आगे गुजर रहा है, ये स्लोली जो है पीछे रह रहा है, ऐसे ऐसे। ओके जी, ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज। जी, आई होप कि आपको समझ आ रहा है लेक्चर अच्छे से। ओके जी, फैराडेज सेकंड लॉ। ओके, statement is the magnitude of induced EMF
is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? ईएमएफ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। ओके, जितना हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतनी हमारे पास ईएमएफ आएगी। दरअसल एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे पास है जी, ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅/dt। ओके, लेकिन यहां पर उन्होंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो मैग्नीट्यूड में हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू हो या पॉजिटिव में वैल्यू हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, अगर नेगेटिव है तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव में आ जाती है। ओके, तो ईएमएफ हमारे पास क्या आ गया? d∅b/dt। ओके, ये था हमारे पास फ्राडेज सेकंड लॉ। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है जी हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया। हमने फ्राडेज फर्स्ट लॉ की बात कर ली, फ्राडेज सेकंड लॉ की बात कर ली, हमने उसे स्टेटमेंट के थ्रू मैंने समझा दिया है आपको। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है जी मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके जी, अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आइए जी, उसमें हमारे पास क्या आता है जी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना, गर्मी बहुत है। ओके, लास्ट स्टेप है हमारे पास मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ओके, हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है? phi d is equal to surface integral E dot magnetic flux B dot dA. Here is B is the magnetic field and A is the vector area over a surface S. So हम यहाँ पर लिख देते हैं theoretically where A is the vector area of the surface, जहाँ over the surface S. ओके, अब हम देखते हैं a device that can maintain the
potential difference, though flow of current is source of electromotive force, जिसे हम EMF कहते हैं। ओके, ऐसी डिवाइस जो मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो अगरचे फ्लो ऑफ करंट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ओके, अब हम इसको बाय मैथमेटिकली देखते हैं। बाय मैथमेटिकली में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल सी। जरा गौर से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल क्यों लिया। यहाँ पर तो मैंने सरफेस लिया ओनली, यहाँ पर मैंने क्लोज इंटीग्रल कर्व क्यों ली? क्योंकि स्टेटमेंट में देखे कि करंट, फ्लो ऑफ करंट, मैंने बताया था पीछे मैं अभी बताकर आया को, करंट उसी में फ्लो करता है जो हमारे पास क्लोज्ड कर्व हो, क्लोज्ड कॉइल हो, सॉरी क्लोज्ड कॉइल हो, ओके, क्लोज्ड सरफेस हो। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है क्लोज नहीं है तो उसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगी, लेकिन करंट उसी वक्त फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड होगा जब हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट होगा। ओके जी, तो जहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल C E dot ds, here is vector area S and electric field, और हम पोटेंशियल डिफरेंस को EMF भी कहते हैं। ओके जी, आई थिंक समझ आ गई होगी यहां तक जी। हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं जी x। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं जी y। ओके, we know the Faraday's law is, Faraday's law जो है वो बराबर होता है EMF is equal to negative d magnetic change in magnetic flux। EMF, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। रेट का मतलब होता है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंजिंग लानी है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसमें चेंज लाएंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पर उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज यूनिटी। यूनिटी मीन क्या होता है? 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगी? EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। ओके, इसको मैं इक्वेशन Z का नाम दे देता हूं। ओके हो गया जी। यहां पर मैं क्या करता हूं कि EMF की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये वाली वैल्यू यहां पर मैं लाकर पुट कर देता हूं। ओके, मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ EMF, साथ में लिख देता हूं इक्वेशन Y इन इक्वेशन Z। ओके ओके जी, अब हमारे पास आ जाएगा
EMF की वैल्यू लगाई तो क्लोज्ड इंटेग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू d phi b ओवर dt माइनस। ओके, अब मैं यहां से सॉल्व कर देता हूं। जी, हमने EMF की वैल्यू पुट कर दी। जी, अब हमने इस इक्वेशन में क्या पुट करने हैं? हमने पुट करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल B डॉट dA। तो मैं यहां पर लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फाई बी, और फाई बी को इक्वेशन का नाम दिया था x इन above इक्वेशन वी हैव। हमारे पास क्या आ जाएगा? जब मैंने उसको, ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू नेगेटिव d ओवर dt इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल B डॉट dA। यहाँ पर आ जाएगा B डॉट dA। ओके जी, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं? जब डेरिवेटिव को हमने इंटीग्रल के अंदर लेकर जाना है तो ये हमारे पास पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डॉट dA सरफेस इंटीग्रल। ओके हो गए। इसको मैं नाम दे देता हूं जी स्टेरिक का। ये जो नेगेटिव साइन है, where negative sign indicates that field due to induced EMF या करंट is opposite and field is related to change in flux। ओके, अब हम क्या करेंगे? लास्ट पर है हम, चलो मैं एक दफा इस स्टेटमेंट को आपको समझा देता हूं। इसमें कहा गया है कि काज प्रोड्यूसिंग जो EMF इंड्यूस हुई है वो हमेशा मुखालिफ होती है जिसकी वजह से वो इंड्यूस की गई है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इंड्यूस हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड के वो मुखालिफ जाएगी EMF। ओके या करंट। वेल, अब हम क्या करेंगे? लास्ट पर है, अब हम इसके डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे फैराडेस लॉ की। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम in equation, Stokes theorems left hand side in equation steric। ओके, यहां पर मैंने कर दिया तो वो होता है डेल क्रॉस
सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एरिया ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी डॉट डी ए। चलें जी, इस एक्सप्रेशन की अल्टरनेटिव फॉर्म लिख देते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ये एक्सप्रेशन जो है वो फैराडेज लॉ कहलाती है, फैराडेज लॉ। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगी डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। ओके, तो ये हमारे पास थी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ओके, यहाँ पर वैसे कंप्लीट हो जाता है, ये हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ निकाल दी है। हमने इंड्यूस्ड करंट की बात की, इसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की, टॉपिक में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। तो मैंने बताया कि इंड्यूस ईएमएफ उस वक्त होती है, ईएमएफ इंड्यूस उस वक्त होती है जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं कॉइल का या सर्किट का। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है। हमने बताया कि एक रिलेटिव मोशन जो है वो मैग्नेट और कॉइल के दरमियान होनी चाहिए, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स जितना स्पीडली कॉइल के मैग्नेट जितना स्पीडली कॉइल के पास पीछे मीन के बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। ओके, सेकंड में हमने क्या देखा कि सेकंड में हमें बताया गया कि ईएमएफ जो है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। उसके बाद मैथमेटिक ट्रीटमेंट में हमने देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने देखा, उसकी एक्सप्रेशंस देखी, उसके बाद हमने उसे मैथमेटिकली सॉल्व किया। तो हमारे पास हमने लास्ट पर डिफरेंशियल फॉर्म भी निकाली फैराडेज लॉ की, और उसके जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन थी वो भी निकाली, और नेगेटिव को भी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे नेगेटिव होता है, वो अपोज होता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग इट मीन के जिस काज की वजह से जिसके पास वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसके हमने मुखालिफ जाना होता है। ठीक है, ये हमें इक्वेशन से भी पता चलता है, ये हमें लेंजेस लॉ भी बताता है कि इस तरह है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।